जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे अक्टूबर मंथ की एनवायरनमेंट। तो पहली न्यूज़ है जल ही अमृत। ये अमृत 2.0 स्कीम है, उसके अंदर ही इसे लॉन्च किया गया है। इसमें इसका जो एम है वो है वाटर सिक्योर करना सिटीज़ के अंदर। ये गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूटीज़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि फ्रेश वाटर पे कम लोड आएगा और लोग ट्रीटेड वाटर को यूज़ करेंगे। एक बार अमृत के बारे में देख लेते हैं। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। ठीक है, पहले 2.1 आया था, सॉरी 1.0 आया था जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। 2.2 2021 में लॉन्च हुई। ये 5 साल के लिए आई थी दोनों, 2015 से 20 आई, फिर 21 से 26 के लिए आई। पहले से 500 सिटीज़ के लिए ये लागू की गई थी, अब ऑलमोस्ट सारे टाउन्स के लिए ये लागू कर दी गई है। इसका मेन फंक्शन एरिया क्या, फोकस एरिया क्या होगा कि सारे हाउस होल्ड में टैप वाटर पहुँच जाए। ये इसका मेन फोकस एरिया है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वाटर को कैसे रीयूज़ किया जाए। तो पहला है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमारे घर पे भी होता है, डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी जो यूवी रेज के थ्रू हम पानी को क्लीन करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल और थर्मल इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ मेथड है जिससे हम वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं, ग्रे वाटर को, और पानी को ट्रीट करके हम अपने काम में ला सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अमृत 2.0 का क्या फ़ायदा होगा, वाटर ट्रीट करने से और क्या फ़ायदा हो सकते हैं। एक तो एनवायरमेंट बेनिफिट होगा जिसमें हम डिक्रीज फ्रेश वाटर डाइवर्जन, मतलब हम फ्रेश वाटर को कम से कम यूज़ करेंगे और सिर्फ जहाँ यूज़ होना चाहिए उसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे पीने के लिए यूज़ होता है तो सिर्फ उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम कपड़े धोने के लिए या वॉशरूम वगैरह के लिए हम ट्रीटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं। और पानी, हमें पेड़ों को पानी देना है वो भी हम ट्रीटेड वाटर दे सकते हैं। रीयूजिंग ट्रीटेड वाटर इन इरीगेशन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। देखिए, हम पानी दे सकते हैं पेड़ों को जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करेगा। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि एरिड एरियाज़ में वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी और प्रोवाइड वाटर सोर्स फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को पानी प्रोवाइड होगा और इम्प्रूव एग्रीकल्चर थ्रू न्यूट्रिएंट रिच कार्बन फॉस्फेट नाइट्रोजन वाटर। ये कुछ सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। और हम बेसिकली फ्रेश वाटर पे स्ट्रेस कम डालेंगे और ट्रीटेड वाटर पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हम फ्रेश वाटर ज़्यादा वेस्ट ना करें। इसके कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे वाटर ट्रीट करने के लिए एक वो लगता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है और मेंटेनेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है इसकी, और अब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस कि अगर मान लीजिए पानी को ट्रीट करना है तो एक गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं दे रखी कि इस प्रोसेस के थ्रू हमें वाटर ट्रीट करना है। और एक सोशल स्टिग्मा है, मान लीजिए कोई टॉयलेट का पानी है और वो फिर ट्रीट होता है और फिर वापस से वो आपके टैप में आ जाए, तो लोग उसे अवॉइड करेंगे कि ये तो फिर वही गंदा पानी टैप में आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक सोशल स्टिग्मा लोगों के अंदर रहेगा। कुछ स्टेटस देख लेते हैं इंडिया में क्या स्टेटस है अभी, कि 31% घरों में अभी भी पाइप का पानी नहीं आता है। 67% घर जो है वो अभी भी सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। लार्जेस्ट यूज़ है 78% ऑफ टोटल रिजर्व। इरीगेशन के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा पानी जो है वो इरीगेशन में यूज़ होता है। इंडिया हैज़ 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बट 4% ऑफ वाटर रिसोर्स। एक बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है कि इंडिया में पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उस हिसाब से वाटर रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हमें ट्रीटेड वाटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उस हिसाब से फिर रिसोर्सेज कम है हमारे पास। 2031 लोगों के पास सिर्फ 1367 क्यूबिक मीटर वाटर है। ठीक है, ज़्यादा लोग हैं और कम पानी है। पोटेंशियल टू ट्रीट 80% ऑफ वेस्ट वाटर, और 80% वाटर जो है हम ट्रीट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है इंडिया के पास। तो उसे न्यूज़ है हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग। ये केरला ने निकाला है कि कॉज इट फ्लोज कम्युनिटी सोर्स इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इन्होंने क्या किया है, मान लीजिए केरला है या कोई पर्टिकुलर एरिया है, इन्होंने जगह 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 एकदम, मान लीजिए कोई सिटी है तो उसमें बहुत सारी जगह एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करते हैं ताकि इन्हें हर छोटे से छोटे एरिया के वेदर के बारे में पता चल जाए। ये केरला ने किया है। अगर हम आईएमडी की बात करें अपने इंडिया में तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेजर करता है, लेकिन केरला ने क्या किया, हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप किया है। और ये किसने किया है, इक्विनॉक्ट ने किया है, कोची बेस्ड मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। यूनिसेफ ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इट यूजेज 100 रेन कॉर इंस्टॉल अक्रॉस एर्नाकुलम, इदुक्की, थिरुसुर, डेटा कलेक्टेड बाई स्टूडेंट, वुमेन एंड यूथ। देखिए, लोकल लोगों की मदद से ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। पिन पॉइंट वेदर कंडीशन इन लोकलाइज्ड एरिया, छोटी छोटी जगह की इन्फॉर्मेशन डेटा गवर्नमेंट को, केरला गवर्नमेंट को मिलता रहेगा। अब आईएमडी करंटली फोरकास्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल। आईएमडी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डेटा कलेक्ट करता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हमें वेदर का पता चलता है। इसी वजह से अब आईएमडी जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट करती जा रही है। अभी इसने लॉन्च किया है मिशन मौसम को लॉन्च किया है, जो अपने ये सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट बाई WMO। सो वर्ल्ड में क्या काम करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WMO वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में क्या काम करता है, इंडिया में काम करता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
IMD, इंडिया में IMD, वर्ल्ड में WMO। तो WMO ने एक रिपोर्ट निकाली है। देखते उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है 2023 जो है वो सबसे गर्म साल रहा है और प्रीडोमिनेंटली बिलो नॉर्मल ग्लोबली। सॉइल मॉइस्चर जो है वो उसका मॉइस्चर है वो कम रहा है। ड्राइएस्ट ईयर इन 33 ईयर, 33 सालों में सबसे गर्म जो साल रहा है वो 2023 रहा है। ये एक लेक है, कोआरी लेक, ब्राज़ील में, अमेजोन में, और एक्सट्रीमली लो वाटर लेवल रहा है इसका, बहुत कम लेवल रहा है उसके लेक का। और ग्लेशियर्स का जो है सबसे ज़्यादा वो अपना मास्क हो गए हैं, सबसे ज़्यादा पिघल गए हैं ग्लेशियर्स 2023 में। तो ये काफ़ी कंसर्निंग रिपोर्ट WMO ने निकाली है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड प्रेजेंटेड बाई प्रेसिडेंट। ये वाटर अवेयरनेस के लिए अवार्ड दिए गए हैं और इसकी 9 कैटेगरी थी, जिसमें से बेस्ट स्टेट जो निकली है वो उड़ीसा निकली है और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी जो है वो सूरत है, गुजरात में। बस इतनी न्यूज़ है, बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंट क्लेम 2024 नोटिफाइड। अब देखिए, ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब होता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है कि इससे कोई पॉल्यूशन होता ही नहीं है, ये इको फ्रेंडली है। या फिर मैं एक यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, इससे मैं समझाता हूँ। एक कोई कार है, पेट्रोल कार है, और हम सबको पता है पेट्रोल कार जो है वो कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह ये सब निकालता है, ठीक है, लंग्स पे इफेक्ट डालता है। लेकिन अगर कोई कार ऐसा क्लेम कर रही है कि ये CO2 नहीं निकालती, CO नहीं निकालती और इस कार की वजह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब कार्बन स्टोरेज बढ़ जाएगा एनवायरमेंट में, जो कोई एमिशन नहीं करेगी, एयर पॉल्यूशन नहीं करेगी, तो इसे हम ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। अब देखते हैं क्या गाइडलाइंस आई है, उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, पहले तो डिफाइन ही कर दिया, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम इन्वॉल्विंग। इसमें क्या क्या होंगे? कॉन्सीलिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, एक्सेजरेटिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट, मेकिंग अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स। वही सब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सारी चीज़ें ग्रीन वॉशिंग में आएंगी। अब गाइडलाइंस क्या है कि एक तो फ्रेंडली कंज्यूमर फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज़ करना है और प्रोवाइड वेरीफिएबल एविडेंस डालने हैं उस प्रोडक्ट पे कि ये एविडेंस है जिसकी वजह से कुछ पॉल्यूशन या फिर इको फ्रेंडली वो प्रोडक्ट है, उसका एविडेंस डालना है, कोई रिपोर्ट डालनी है वो भी डालना है। जैसे सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट उसको लगाना पड़ेगा उस पर कि हाँ ये इको फ्रेंडली है, ये पॉल्यूशन वगैरह कुछ करते नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है 7th एनवीसैट्स इंडिया 2024 एनवायरमेंट अकाउंट। एनवीसैट्स इंडिया जो है एक तरीके का प्रोग्राम है, तो इसमें देख लेते हैं क्या हाईलाइट्स हैं। इंडिया इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब हम फ्यूल एनर्जी को छोड़ के हम ट्रांजिट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो इसमें इंडिया जो है बहुत एज अ लीडर निकल के आया है। प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो बढ़ गए हैं, 72% इंक्रीज इन नंबर, 16% इंक्रीज इन एरिया। मैनग्रोव कवरेज जो है 8% बढ़ा है 2013 से 21 तक। और देख लेते हैं एनवीसैट जो है ये इन्फॉर्मेशन देता है एनवायरनमेंट के बारे में कि उसकी क्या कंडीशन है, वो कितने टाइम में कितना चेंज हुआ है और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो सकता है, और उसकी क्या क्वालिटी है। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है तो उसके इस टाइम पे क्या कंडीशन है, कितना चेंजेस आया है उस फॉरेस्ट में, और उसमें क्या गलत काम हो रहे हैं जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहा है उसके आसपास, और उसकी अभी क्या क्वालिटी है, कौन से पेड़ हैं, कुछ उसमें पेड़ खत्म हो गया नहीं हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये क्या है देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स का, ठीक है। ये इकोनॉमी एनवायरमेंट इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट एनवीसैट जो रिलीज़ हुआ था 2018 में हुआ था, पार्थो दास गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट न्यूज़ है 2024 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, फॉरेस्ट अंडर फायर रिपोर्ट रिलीज। ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि हम अपने गोल में कितना आगे बढ़े हैं, कितना पीछे हुए हैं, ये सारी चीज़ें ये रिपोर्ट बताते हैं। तो इसके गोल्स को हम देख लेते हैं। पहला है एलिमिनेट डिफॉरेस्टेशन बाई 2030, एलिमिनेट ट्री कवर लॉस। थर्ड है कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर। फोर्थ है रिस्टोर 30% ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप बाई 2030 तक की सारे जो हमारे गोल हैं वो है कि पहले तो डिफॉरेस्टेशन कम करना है, ट्री कवर लॉस को कम करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना है, फिर फॉरेस्ट फायर जो होती हैं उनको कम करना है, फिर डिग्रेडेड लैंड जो होती हैं उनको वापस से एक लैंड को फिर से उसे उपजाऊ बनाना है। ये हमारे गोल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, EUTR क्या है कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। मान लीजिए हमारे यहाँ मैच बॉक्स है, माचिस है, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं वो लकड़ी से ही बनती हैं, तो इनका कहना है हम कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करता है। कोई वुडन चीज़ नहीं लेंगे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने गोल में रखी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। ये क्या करेगा? ये प्राइवेट कंपनीज़ को फाइनेंस करेगा फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें प्राइवेट कंपनीज क्रेडिट जनरेट करेंगी और क्रेडिट यूटिलाइज करेंगी। जैसे कोई कंपनी है वो कंजर्व करेगी और रिस्टोर करेगी लैंड को और उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर कोई और सी कंपनी है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है या फिर एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाती है, तो प्राइवेट कंपनी जो है उस क्रेडिट को, सर्टिफिकेट को परचेज कर लेगी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन में अपना योगदान देगी। जैसे ये एक शहर है, इसमें 2 फैक्ट्रीज़ हैं, ये बहुत कम करती है, ये बहुत ज़्यादा करती है, तो इसने एक सर्टिफिकेट बना लिया अपना, कम पॉल्यूशन करके एक सर्टिफिकेट बना लिया और गवर्नमेंट उसे वो ये सर्टिफिकेट देगी कि हाँ ये कंपनी जो है बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। वहीं दूसरी तरफ ये कंपनी है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, तो ये कंपनी जो है इससे पैसे लेके ये सर्टिफिकेट ले लेगी। तो एक तरीके से बैलेंस बन जाएगा कि एक लिमिट से बाहर कोई पॉल्यूशन नहीं होगा और इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि हाँ इससे ज़्यादा हम जो है पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे जो इस सर्टिफिकेट में होगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रीनिंग ऑफ एंटार्क्टिका। हम सबको पता है एंटार्क्टिका में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ उगाए हैं, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर बर्फ़ पिघलने लगी है, वहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है, तो वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पर। एक वेजिटेशन एक तरीके का मॉस होता है, मॉस जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उगाए हैं, जिसकी वजह से एल्पिडो जो है, एल्पिडो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है और ये सन है, इसकी रेज इस सरफेस पे पड़ रही है। एल्बिडो का मतलब होता है कि ये कितना रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एंटार्क्टिका में गिर गया, ये रिफ्लेक्ट बैक कर ही नहीं पा रहा है एल्बिडो, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने सरफेस में, तो जिसकी वजह से एंटार्क्टिका जो है बहुत तेज़ी से गर्म होता जा रहा है और हीटिंग इफेक्ट वहाँ पर देखा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहाँ पर भी। नेक्स्ट न्यूज़ है कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन आईजीपी रीजन। एक कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए। कहाँ पर? इंडो टेंजेटिक प्लेन्स में, ठीक है, जो गंगा का एरिया है वहाँ के लिए कमेटी बनाई गई है एयर क्वालिटी चेक करने के लिए। इसमें 10 मेंबर्स हैं, जो है बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये बेसिकली बेसिन एरिया है गंगा का, तो यहाँ से गंगा जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज जाती हैं, तो इन सबको, इन सारी स्टेट्स को ऐड कर लिया गया है। काम क्या होगा? वही एयर क्वालिटी को चेक करना, उसे इंप्रूव करना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें स्टार्टअप क्रिएट किए जाएंगे, सपोर्ट किया जाएगा स्टार्टअप्स को, जो सोलर पावर के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेगा अपने प्रोजेक्ट्स में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है ना, कि इसमें हम अपने घर की छतों पे सोलर पावर लगाएंगे और फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम पा सकते हैं 300 यूनिट मंथली फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। तो 300 यूनिट तक हमें फ्री बिजली मिलेगी अगर हम अपने घर पे सोलर पावर लगाते हैं। प्लस इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है 60% इंसेंटिव देगी। 60%, मान लीजिए कोई 100 रुपये का पावर सोलर पावर है, वो उसका जो 60 रुपया है वो एक तरीके से गवर्नमेंट देगी और 40 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक योजना है जो गवर्नमेंट ने चलाई है। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये एक रिपोर्ट आई है, इसमें देखते हैं क्या है। जियो पॉलिटिकल टेंशन पोज मेजर रिस्क टू एनर्जी सिक्योरिटी। जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जैसे ट्रंप ने, हमने देखा है काफ़ी चीज़ों से वो बाहर निकलते जा रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट से, WHO की ऑर्गेनाइजेशन से वो बाहर जा रहे हैं, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से एनर्जी रिस्क सिक्योरिटी पे थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। या रशिया यूक्रेन वॉर है, हम देख रहे हैं कि रशिया अपना जो उसकी पाइपलाइन है वो यूरोप तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वो भी एक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी का रीज़न है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं इंडिया जो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। तो इसमें जो इंडिया की तरफ से जो है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, ठीक है। अब देखते हैं IEEH जो होता है वो क्या है। ये 2020 में स्टैब्लिश किया गया था और एक पहले चलती थी इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इसको खत्म करके इसे लाया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को, ठीक है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कोलैबोरेशन की जाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड, GFC फंड। ये एक प्रोजेक्ट है जो सेफ्टी और सस्टेनेबल तरीके से केमिकल्स को यूज़ करने के लिए बनाया गया है। मेनली ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए है। स्ट्रेंथनिंग नेशनल केमिकल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ और फंडिंग थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 3 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। अब हम देखते हैं GFC बॉन्ड डिक्लेरेशन क्या है। मल्टी सेक्टोरल एग्रीमेंट है, 28 टारगेट हैं इसके अंदर। ये इलीगल ट्रेड को प्रिवेंट करता है, एलिमिनेट हैजार्डियस पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर बाई 2035, मतलब हैजार्डियस पेस्टिसाइड जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उसको, उस पर रोक लगाएगा 2035 तक। फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ पे फोकस करेगा, एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एक इको मार्क रूल लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसमें क्या होगा, एक मार्क बना दिया जाएगा, जैसे हमारे खाने की चीज़ों पे बना होता है ना, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड है, ये इस तरीके का मार्क बना होता है हमारे फूड प्रोडक्ट्स पे, चिप्स वगैरह पे, ऐसे ही इन पे एक मार्क बन जाएगा जिसका मतलब होगा कि हाँ ये इको फ्रेंडली है। और एक चीज़ों पे फूड पर रहेगा, कॉस्मेटिक्स पर रहेगा, सोप्स पर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर रहेगा, इन सब पे ये मार्क बना रहेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इको फ्रेंडली चीज़ें हैं और हम उसे सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये इको फ्रेंडली है तो हमें ये लेना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज बाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये 2 साल में एक बार रिलीज होती है ये रिपोर्ट, और देखते हैं इसमें क्या फाइंडिंग्स आई हैं। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ड्रॉप 73%। 1970 से 2020 के बीच में 70%, लगभग 70% पॉपुलेशन जो है वाइल्ड लाइफ की वो खत्म हो चुकी है। हैवेज डिक्लाइन इन फ्रेश वाटर पॉपुलेशन, फ्रेश वाटर की जो स्पेशीज़ हैं, जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा खत्म हुई है इस बीच। और कॉजेज क्या है, हैबिटेट लॉस हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, इन्वेसिव स्पेशीज़ आ गई हैं, तो ये इसके कुछ कारण हैं। फिर इस रिपोर्ट ने इंडिया को प्रेज़ किया है, और वो किस लिए प्रेस किया है कि आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रेस किया है आंध्र प्रदेश को, और मिलेट मिशन इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था उसके लिए तारीफ की है अपनी इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में फिलहाल 2 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, पहले सिर्फ एक ही था जो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अब ये वाला भी हो गया कैमूर टाइगर रिजर्व दूसरा हो चुका है। इसे कौन अप्रूव करता है किसी टाइगर रिजर्व को, तो वो अप्रूव करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी NTCA। देख लेते हैं कैमूर हिल्स कहाँ पर है। कैमूर हिल्स सबसे पहले बिहार में है, और ये सोन रिवर और करमनसा रिवर के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ एस, ये एक वाइल्ड लाइफ एस है, गधा है, जो कि कच्छ रीजन में पाया जाता है, गुजरात में कच्छ रीजन में पाया जाता है। इसे खुर भी बोलते हैं, लोकल लोग इसे
खोड़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द 5 सब स्पीशीज ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस, और प्रेजेंटली ओनली रिस्ट्रिक्ट टू लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। हॉर्न जो है सिर्फ वो मेल एडल्ट में ही पाए जाते हैं। इसमें जो सींग होते हैं, गधे के वैसे आपने देखे होंगे, लेकिन इसके सींग होते हैं जो कि सिर्फ मेल एडल्ट में ही पाए जाते हैं। ये IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन है, क्रिटिकल नहीं है, नियर थ्रेटन है, ठीक है, इसे याद रखना है। शेड्यूल 1 में आता है ये, और अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स में। नेक्स्ट न्यूज़ है नाइल के बारे में। नाइल रिवर जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, बड़ी का मतलब लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये 10% अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लैंडमास को कवर करती है। इसकी 2 वो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसे हम पिलून नाइल रिवर भी बोलते हैं और वाइट नाइल रिवर भी बोलते हैं। ये मिलने के बाद फिर एक नाइल रिवर बन जाती है, और ये याद रखिएगा ये साउथ से नॉर्थ जाती है। इंडिया में मोस्टली इस तरीके से रिवर्स आती हैं, यहाँ अफ्रीका में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है नाइल रिवर। कुछ ज़्यादा छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं इसकी, वो है सोपाट रिवर, एटवारा रिवर, बाहर अल कजल रिवर, ठीक है, ये कुछ इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है। एक ही न्यूज़ है वॉल्केनिक करप्शन एंड आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म रिवील्स वॉल्केनिक इम्पैक्ट ऑन स्पेस वेदर। देखिए, जब भी कोई वॉल्केनो इरप्शन होता है उसकी वजह से हमारी जो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन है या स्पेस से जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो कैसे डिस्टर्ब होता है हमें पता है, हमारी ये लेयर्स हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मेसोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है लास्ट में। हम सबको पता है ये जो हमारी थर्मोस्फेयर है इसे हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। इसमें सैटेलाइट मूव करते हैं, और जो पोल्स पे हमें एक ऑरा दिखता है ना, कभी कभी मल्टीपल कलर्स दिखते हैं कुछ टाइम पे, तो वो भी इसी लेयर में दिखाई देता है हमें। तो इस लेयर में क्या होता है, छोटे छोटे बबल होते हैं या होल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो वो इस एरिया तक पहुंच जाते हैं उसके पार्टिकल्स, और वो इन बबल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फटने लगते हैं। होल्स बोलो, बबल्स बोलो, ये जो है फटने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं उनका जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। देख लेते हैं लिखा गया, आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस वॉल्केनिक इरप्शन, ये जो जनरेट करती है वॉल्केनिक इरप्शन जनरेट करती है एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव जनरेट करती है, ठीक है। वो वेव पहुंच जाती है हमारी थर्मोस्फेयर में या आइनोस्फेयर में। फिर ये क्या करती है, इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल जो होते हैं इन्हें ये ट्रिगर कर देती है, और वो डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। पोटेंशियली डिस्टर्ब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। रिसेंट इरप्शन देख लेते हैं, माउंट रुआंग में हुआ था वॉल्केनो इरप्शन। फिर वाकारी वाइट आइलैंड है न्यूजीलैंड में, वहाँ हुआ था। इससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, जो कि टेम्परेरीली ये एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देता है और धरती को जियोथर्मल एनर्जी जनरेशन में हेल्प करता है। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद। माइनिंग की अपॉर्चुनिटी आती है, मान लीजिए ये जो है इरप्शन हो गया, ये ठंडा होने के बाद एक तरीके से होल हो गया, यहाँ पर निकल के बाहर आ गए सारे जो भी लावा है। फिर हमें यहाँ पर अंदर काफ़ी सारे रेयर मटेरियल भी मिल सकते हैं, और मिल सकते हैं, तो ये हमारा माइनिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और टूरिस्ट स्पॉट भी ये बन जाता है एक तरीके से। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, क्लाइमेट सिस्टम डिस्टर्बेशन हो जाता है, ठीक है। फिर पोटेंशियल सुनामी का खतरा हो जाता है, जैसे टोंगा इरप्शन हुआ था उसकी वजह से इंडोनेशिया की साइड में सुनामी आ रही थी। डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी लैंडस्केप, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है इसका। फिर ये एक लास्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं लिपो लेक के बारे में। इंडिया में जब भी हम माउंट कैलाश के दर्शन करने जाते थे तो हमें वीज़ा लेना पड़ता था चाइना का, वो लगभग 90,000 का आता था, और इस साल तो इन्होंने लगभग 2 लाख का वो वीज़ा कर दिया था उसकी माउंट कैलाश की, अगर हम एक तरीके से वहाँ पर विजिट करना चाहते हैं, दर्शन करने चाहते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक जगह खोजी है, वो उसको हम बोलते हैं ओल्ड लिपो लेक पास, ठीक है। ओल्ड लिपो लेक पास है, यहाँ मान लीजिए ये जगह है, और यहाँ पर माउंट कैलाश है, यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है। यह भी डिस्कवर हुआ है, और यहाँ से हम डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं माउंट कैलाश के। तो ये एक काफ़ी नई खोज है, जिसकी वजह से हमें जो यात्री हैं उन्हें इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा वीज़ा पे खर्च करने के लिए, माउंट कैलाश के दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। बाकी लिपो लेक के बारे में हम देख लेते हैं कि ये ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, नेपाल और चाइना। एक इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है कि नेपाल जो है इंडिया का कुछ पार्ट अपना बताता है, जैसे ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला, ये कहता है कि ये नेपाल का है, जबकि इंडिया कहता है कि हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। यहाँ पर भूटिया कम्युनिटी रहती है, तो जिसकी वजह से हमारे और नेपाल के रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। चलिए आज के लिए बस इतनी न्यूज़ है, इन्हें हम रिवाइज़ करते रहेंगे एग्जाम से पहले। थैंक यू।